कि राहुल गांधी ने एक व्यवहारिक राजनीति के धरातल पर भी एक काम किया है, ये केवल और उन्होंने मुस्लिम यादव गठजोड़ पर भरोसा करने वाली देश की दो बड़ी पार्टियों, जिसमें जो एक बिहार की प्रधान पार्टी है और एक जो उत्तर प्रदेश की प्रधान पार्टी है, उन दोनों के नेताओं को भी समझा दी है बात ये कि आपका सामाजिक न्याय की जो दृष्टि है वो केवल मुस्लिम यादव गठजोड़ तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसके आगोश में जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको भी लिया जाना चाहिए, इसके आगोश में दलितों को भी लिया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके मुख्यमंत्री बनने की संभावना देखकर अति पिछड़े बिदक जाएं, दलित बिदक जाएं और उनको लगे कि भाई ये लोग आ गए हैं तो इनसे हमको खतरा है। आपको इस प्रकार से अपनी राजनीतिक प्लेट सजानी होगी ताकि ये हिस्से, समाज के ये बहुत कमजोर हिस्से भी आपके साथ जुड़े और वास्तव में सामाजिक न्याय का एक पूरा शीराजा खड़ा हो। तो ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी सफलता है। आज से पहले मैंने कभी भी न तो समाजवादी पार्टी को और न ही राष्ट्रीय जनता दल को इस तरह की राजनीति करते हुए देखा है। कांग्रेस के साथ उनका गठजोड़ पहले भी रह चुका है, ऐसी बात नहीं है, पहले भी गठजोड़ रह चुका है, लेकिन इस बार राहुल गांधी की पहलकदमी के कारण ये गठजोड़ एक नया वैचारिक रंग दिखा रहा है और उसके साथ एक व्यवहारिक राजनीति भी जुड़ी हुई है कि यादव मुसलमान का जो एक जबरदस्त शक्तिशाली वोट मतदाता मंडल है, उसके साथ में अगर पिछड़ी जातियां जुड़ेंगी, अगर दलितों का एक हिस्सा जुड़ेगा तो उससे एक ऐसा मतदाता मंडल बनेगा जिसको पराजित कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाएगा। विनोद जी। बिल्कुल अभय जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं इसकी जो ऐतिहासिक वैचारिक पृष्ठभूमि है उस पर मैं रोशनी डाल के आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा जी। चौधरी चरण लोहिया का जब गठजोड़ हुआ, जब चौधरी चरण सिंह और लोहिया का जब गठजोड़ हुआ तो उसमें विचार था लोहिया का और राजनीति थी चौधरी चरण सिंह की। अति पिछड़ों और पिछड़ों, उसमें तो अति पिछड़े शब्द नहीं था में, उस वक्त उस सारे आ जाते थे, जातियां थी जो शेयर जातियां थी, जो जातियां थी वो सारी जो है समाज में मानी जाती थी आमतौर पर। और चौधरी चरण सिंह उत्तर भारत में उनके निर्वात देता थे और विचार वो था समाजवादियों का, लोहिया का। आगे चल करके जब मंडल आया तो मंडल में आप याद कीजिए, जब मुलायम सिंह का उभार हुआ और लालू यादव का हुआ तो ये पिछड़ों के नेता थे, गरीबों के नेता थे, आज खाली यादवों के नेता नहीं थे। लेकिन 93 का आप जोड़ याद कीजिए, उत्तर प्रदेश का काशीराम और मुलायम, उसमें अति दलित पिछड़े अल्पसंख्यक सब थे। लेकिन कालांतर में इन दोनों नेताओं ने या इनकी पार्टियों ने अपने को सिर्फ यादव और मुसलमानों तक सीमित कर लिया और यादव और मुसलमानों को वर्चस्व इन पार्टियों पे ऐसा हो गया कि इनको एमओआई पार्टी कहा जाने लगा। और उस एमओआई पार्टी की वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह के नेतृत्व में अति पिछड़ों को इससे अलग किया। उल्लू, कुर्मी, तमाम सारी जातियां और जाचारी का सोशल जस्टिस प्रोग्राम, सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी थी, उससे अति कमजोर मुड़ी, बसपा से भी टूटी और नीतीश कुमार ने उसको अपना वोट बैंक बनाया। इस बात को राहुल गांधी ने समझा। आप किसके जरिए समझा, खुद पढ़ के समझा या किसी ने समझाया, ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत गहराई से समझा कि एमओआई के भरोसे उत्तर प्रदेश और बिहार में सोशल जस्टिस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और इसीलिए उन्होंने इस समूह में इन नेताओं को भी समझाया कि अति पिछड़े जब तक आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक दलित नहीं जुड़ेंगे, मुसलमान तो आपके साथ है ही, यादव तो आपके साथ है ही, तब तक सत्ता का भूल जाइए, सोशल जस्टिस का भी सपना पूरा नहीं होगा। और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग भी हुआ, बिहार में नहीं हो पाया लेकिन उत्तर प्रदेश में हुआ। और जिस बड़े पैमाने पर दलितों ने और अति पिछड़ों ने समाजवादी पार्टी वोट दिया, जो अखिलेश ने पीडीए थ्योरी अपनी जो नहीं निकाली, पीडीए, तो अखिलेश का पीडीए यही है जिसमें अकेले उसमें पिछड़ा, दलित और ये वही गठजोड़ है जो बिहार में राहुल गांधी ने, आज तेजस्वी भी उसको मान रहे हैं। मोहन को अगर चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया है तो वो भी घोषित कर दिया और हो सकता है चुनाव के बीच में किसको भी घोषित कर दिया जाए, अभी इसकी संभावना बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय
संघ ये हिंदू और गैर मुस्लिम गैर हिंदू का जो पोलराइजेशन करती है, ना मुसलमानों का जो पोलराइजेशन करती है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, उसको ध्वस्त करने के लिए ये जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, इसके एक तो लाभ तो ये होगा कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति की धार जो है कमजोर हो जाएगी, भोथरी हो जाएगी। दूसरी पिछड़ी जातियां हैं, उनको जब हिस्सेदारी मिलेगी तो निश्चित रूप से जो उनकी मूल विचारधारा है सोशल जस्टिस की, अति पिछड़ों की विचारधारा और दलितों की विचारधारा कभी हिंदुत्व की विचारधारा नहीं रही है। ये हिंदुत्व की विचारधारा में उनको ले आया गया सामाजिक न्याय की पार्टियों की नेतृत्व की कमजोरी के कारण, उनके परिवारवाद और जातिवाद के कारण। वो जातिवाद भी एक खास जाति के लिए, अब उसको तोड़ करके अगर उस दायरे को बढ़ा करके उसमें आदि पिछड़े और दलित का समूह बना करके कांग्रेस और महागठबंधन की कोशिश बिहार में कर रहा है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इसका प्रयोग हो चुका है, तो वो दोबारा 2027 में उत्तर प्रदेश में भी होगा। और है कि भविष्य की देश की राजनीति का एक बड़ा सामाजिक समीकरण जो है कि बिहार की राजनीति से निकलने वाला है। हाँ, बिल्कुल मैं आपके विश्लेषण से सहमत हूँ विरोध जी। यहाँ पे मैं एक और थोड़ा दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन इस बात में और ये जो नई बात मैं कहना चाहता हूँ उसके बीच में एक चीज कॉमन है, एक चीज उभयनिष्ठ है, मुश्तरका है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने न केवल अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय की राजनीति की मुख्य धार से जोड़ा है इस घोषणा पत्र के जरिए, बल्कि उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर बिहार में कराई जा रही थी उसके खिलाफ संघर्ष करने का भी एक टेम्पलेट तैयार किया है। अब ये एसआईआर देश के 12 राज्यों में कराई जाएगी, जिनके अंदर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य भी हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी हैं, और बड़ी चतुराई से, एक तरह की कुटिल चतुराई से इसमें महाराष्ट्र को और असम को अभी इससे दूर रखा गया है। लेकिन राहुल गांधी ने ये लगभग तय कर दिया है कि एसआईआर जैसी जो तिकड़में हैं, इन तिकड़मों से निपटने का तरीका केवल कानूनी लड़ाई नहीं है। इन तिकड़मों से निपटने का तरीका जन शिक्षण है, जनता के बीच जाना है, जनता के बीच संघर्ष करना है, आंदोलन करना है, यात्राएं निकालना है, रोड शो करना है, नारे देना है और जन गोलबंदी करना है। ये बिहार में वोट अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने साबित किया है और उसके बाद उसकी और पुष्टि करते हुए, उसको क्षेत्रीय रूप में और मजबूत करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा आयोजित की। तो अब ये सारे देश में एसआईआर होगी, 12 राज्य होंगे, तकरीबन 51 करोड़ वोटर आ जाएंगे इसके दायरे में। यानी 51 करोड़ वोट आज की तारीख में उनकी वोटर लिस्ट फ्रीज हो चुकी है। अब एसआईआर के बाद नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट मसविदा जारी होगा, तो अब इसके खिलाफ संघर्ष भी होगा। पश्चिम बंगाल में मेरे ख्याल से वो संघर्ष बहुत ही तीखे तरीके से होगा, तमिलनाडु में वो संघर्ष होगा, केरल में वो संघर्ष होगा, क्योंकि 3 मुख्यमंत्रियों ने कह दिया था कि हम अपने राज्यों में एसआईआर नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी ने कह दिया हम एसआईआर नहीं होने देंगे, पिनराई विजयन ने कह दिया हम एसआईआर नहीं होने देंगे, जेएम स्टालिन ने कह दिया कि हम एसआईआर नहीं होने देंगे। जाहिर है कि यहाँ पर चुनाव आयोग जब वहां एसआईआर करने जाएगा तो वहां पर बड़ा जबरदस्त टकराव का माहौल बनेगा। उसका वो किस दिशा में जाएगा आज कोई कुछ नहीं कह सकता। वो इस दिशा तक में भी जा सकता है कि इन तीनों विपक्षी सरकारों को केंद्र सरकार बर्खास्त कर दे। ये अंदेशा भी मुझे है, ये अंदेशा आपके सामने रखना चाहता हूं। भाई ये बंगाल में जाएंगे और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध करेंगे तो गवर्नर साहब वहां के जो केंद्र सरकार के एजेंट हैं वो तो रिपोर्ट लिख के भेजेंगे गृह मंत्रालय को, या गृह मंत्रालय भी उनसे रिपोर्ट मांगेगा कि भाई चुनाव आयोग को काम वहां क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। तो उसके बाद ऐसी स्थिति बनेगी कि इन सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाए और फिर राष्ट्रपति शासन के तहत जो है वहां चुनाव कराए जाए पश्चिम बंगाल में। ये स्थिति तमिलनाडु में भी बन सकती है, ये स्थिति केरल में भी बन सकती है। पश्चिम बंगाल में इसलिए स्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक दांव लगा हुआ है। केरल और तमिलनाडु में इतना बड़ा दांव नहीं है। तो आप इसको, इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? मैं बिल्कुल व्यवहारिक राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको देख रहा हूँ। सैद्धांतिक रूप से कहें तो एसआईआर एक गैर संवैधानिक कवायद है, क्योंकि जो 1960 का लोक प्रतिनिधित्व कानून है उसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान नहीं है। उसमें स्पेशल रिवीजन का प्रावधान है, इंटेंसिव रिवीजन का प्रावधान है, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये ज्ञानेश कुमार जी और केंद्र सरकार के का मनगढ़ंत श्रेणी है। तो ये मैं चाहता हूं कि आप जरा इस पर उसी राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार करें जो मैंने आपके सामने पेश किया है।
देखिए, एसआईआर जो है, हम्म। इस मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी तक चल ही रहा है, लंबित है वो एसआईआर को चलता ही लेकर के। रहेगा, वो अगले साल तक हाँ, चलता रहेगा। एसआईआर खत्म हो जाएगी लेकिन कभी खत्म नहीं होगा वो। हाँ, वो मामला तो सुप्रीम कोर्ट में तो कई मामले ऐसे होते हैं कि जिनकी प्रासंगिकता ही खत्म हो जाती है। महाराष्ट्र विधानसभा के विधायकों का मसला अभी तक लटका था, हाँ। चुनाव लंबित रहते हैं, और क्यों नहीं समझ, इसका कारण मुझे तो समझ में आता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों करता है, हम्म। कि जिसकी फैसले की जरूरत है उसको आप इतना लंबा कैसे लटकाए रखते हैं। और सबसे बड़ा तो महाराष्ट्र वाला उदाहरण है, एनसीपी और शिवसेना के जो राजनीतिक दलों की मान्यता वाला मामला है, जो वो भी तो लटका हुआ है, और चुनाव भी हो गए, लोकसभा का चुनाव भी हो गया, विधानसभा का चुनाव भी हो ठीक गया। बात, ठीक बात। तो ये मतलब बहुत ही विचित्र यही एसआईआर का हो रहा है। हम लोग सोच रहे थे कि एसआईआर का जल्दी फैला जाएगा, तक नहीं आया। आदेश जरूर दिए सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे आधार कार्ड को शामिल कर लिया, और कुछ सब जो काटे गए मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने की बात की गई। इस तरह से कुछ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वो तय कर दिए, मानक तय कर दिए, जिनका पालन चुनाव आयोग को करना है। लेकिन एसआईआर को रोका जाए, या जैसा कि आपने 1960 के कानून का हवाला दिया, उसके तहत एसआईआर जो है अगर संवैधानिक नहीं है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ले, अभी प्रतीक्षित है। अभी सुप्रीम मुझे कोर्ट लगता है विचार कि करेगा। इस बार ये आ गया है मुद्दा कि ये एसआईआर क्या लोक प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं हो रही है। ये मुद्दा आ गया है, इस पर कुछ ना कुछ तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ेगा। हाँ, तो अब ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा अगर इसकी रोशनी में, इस कानून की रोशनी में इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करके अपनी राय देगा, अपना फैसला देगा। मुझे लगता है, अच्छा, हालांकि चुनाव आयोग तो बार बार कह रहा है, ज्ञानेश कुमार जी बार बार कह रहे हैं कि 6 बार देश में एसआईआर हो चुकी है, और आखिरी एसआईआर 2003 और 2002 में हुई, 2003 और वो 4 में हुई एसआईआर थी। नहीं है, वो हालांकि आई। हाँ, हाँ, मतलब वो उसमें स्पेशल एसआईआर ही रिविजन कह रहे हुए हैं। हैं, एसआर हुए हैं, आईआर हुए हैं, एसआईआर नहीं हुई है। नहीं, वो चुनाव आयोग उसको एसआईआर के रूप में पेश कर रहा है जनता के सामने। एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है उससे। मुझे लगता है कि बिहार में जिस तरह ऐसा हो गया, अब चुनाव हो रहे हैं वहां पर, जैसा कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं लोगों से बात कर रहा हूं, तो अब लोग बिहार में एसआईआर को भूल करके चुनाव के मुद्दों पर चले गए हैं, सीधे सीधे जो चुनावी मुद्दे हैं। देश में जिन राज्यों में चुनाव है उनमें एक आसाम को छोड़ करके आपने, और 7 2 राज्य भी शामिल कर दिए जहां भी चुनाव 27 में है या बाद में है, 23 में, और 12 राज्यों में चुनाव एसआईआर की घोषणा कर दी चुनाव आयोग ने, बहुत बड़े पैमाने पर, जो कि 1 नवंबर से उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी। अब सब प्रश्न ये है कि सबसे मूल समस्या ये है एसआईआर की, कि इसमें ओनर्स जो है वो व्यक्ति पर डाल दिया गया है कि आप ये साबित करें कि आप इस देश में जो मतदाता सूची है उसके पात्र हैं, यानी इस देश के नागरिक आप हैं और उसके पात्र हैं। ये पहले ये ओनर्स नहीं था। पहले चुनाव आयोग के कर्मचारी जाते थे और सूची बनाते थे, और जहां उनको संदेह होता था वो कागज मांग लेते थे। अब ये है कि आप व्यक्ति को तय करना पड़ेगा कि भाई मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, मेरे बाप दादा यहीं के हैं। तो एक तो ये पलट दिया गया। सबसे एसआईआर को लेकर सबसे बड़ा ऐतराज है विपक्ष का और तमाम सारे स्वयंसेवी संगठनों का, या एक्टिविस्ट जो राइट एक्टिविस्ट है, अधिकार मानवाधिकार कार्यकर्ता, कि आपने ओनर्स बदल दिया। जैसे पड़ता है ये व्यक्ति दोषी है, वो व्यक्ति जो है वो साबित करे कि मैं निर्दोष। तो चुनाव ने ये व्यक्ति पर डाल दिया कि वो साबित वाला है। और ये एक सबसे बड़ी समस्या है, दस्तावेज की समस्या, जो बिहार में भी आई कि भाई जन्म प्रमाण पत्र किसको माना जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र, अब आधार को आप कहते हैं ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, बाकी जो दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण पत्र तो घनास्फोट होता है, या जन्म प्रमाण पत्र। अब जन्म प्रमाण पत्र ठीक है, 90-95 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनका तो है, अस्पताल में मिल जाएगा, म्यूनिसिपैलिटी में मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले के जो लोग पैदा हुए उनका तो किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, क्योंकि न म्यूनिसिपैलिटी में कुछ जो होता था, न गाँव में होता था। डिलीवरी हो जाती थी और उनका लड़का है फलाने का बेटा, फलाने का नाती, और वो चलता था। तो अब ये पहले तो हम सबको ढूंढना पड़ेगा अपना प्रमाण पत्र, आपको भी ढूंढना पड़ेगा, हमें भी ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से साबित करें, और जो दस्तावेज उपलब्ध हो तो हम देंगे। तो एक तो ये हो गया। इसका राजनीतिक पहलू ये है कि निश्चित रूप से जो लोग
अपने दस्तावेज नहीं साबित कर पाए, नहीं दे पाएंगे, वो मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। अब बाहर हो जाएंगे तो जाहिर है ज्यादातर वही लोग बाहर होंगे जो गांव में गरीब परिवारों के, दूर दराज के अंचलों के रहने वाले हैं। उसमें अल्पसंख्यक भी होंगे, पिछड़े भी होंगे, दलित भी होंगे, वंचित तबके के लोग ज्यादा होंगे। शहरी पढ़े लिखे लोग उतना नहीं उसमें प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके पास सब दस्तावेज हैं या बनवा लेते हैं। तो वो एक बड़ा वर्ग जो है इसका शिकार हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी आपत्ति है। तो क्या डिफ्रेंचाइज करेंगे उन्हें, ऐसे लोगों को बड़ी संख्या में? भाई ठीक है, ये सब मानते हैं कि जो मर गए हैं उनके नाम हटा दीजिए, जिनका एक से ज्यादा जगह वोट है उनका एक जगह वो नाम हटा दीजिए, एक जगह वोट रखिए। जो पलायन कर गए हैं उनका वोट वहां रहे जहां वो रहते हैं। ये तो तार्किक है, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन क्या भारी संख्या में 12 जो 50 करोड़ वोटर हैं उनमें आप कितने लोगों को जो है दस्तावेज न देने के आधार पर डिफ्रेंचाइज करेंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। और राजनीतिक दल अगर ये उठा रहे हैं तो उनकी आपत्तियों को तो चुनाव आयोग को सुनना पड़ेगा और सुनना चाहिए। अब आपने जिसे कहा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, जिसमें 3 राज्यों में तो अगले साल ही चुनाव है, बंगाल में, तमिलनाडु में और केरल में। और अब वहां चुनाव आयोग की मशीनरी क्या है? चुनाव आयोग की मशीनरी तो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के कर्मचारी है, टीचर है, नगर निगम के कर्मचारी है, यही सब तो है। अब आप वही बीएलओ है, बीएलओ कौन है? अब अगर राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को निर्देश दे देंगी कि आप एसआईआर में भाग मत लीजिए और चुनाव आयोग कहेगा एसआईआर करनी है, तो ये टकराव होगा। एक केंद्रीय संवैधानिक संस्था बनाम राज्य सरकार, जब ये टकराव होगा तो एक संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न होगी और उसका आधार बनाकर 356 का प्रयोग हो सकता है। क्योंकि 356 कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो रही है, ये केंद्र का जो है फैसला चुनाव आयोग को नहीं लागू हो पा रहा है। तो वो अगर हो जाता है तो एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना होगी, बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल होगी इसको लेकर के। क्योंकि राष्ट्रपति शासन में जब आप चुनाव कराएंगे तो पहले एसआईआर कराएंगे तो सारी मशीनरी तो केंद्र सरकार के हाथ में आ जाएगी। तो विपक्ष का जो आरोप है कि साठगांठ का चुनाव आयोग और बीजेपी की साठगांठ का आरोप जो है उसको और बल मिलेगा। इस तरह की अगर ऐसी स्थितियां होती है तो, और अगर बीच का कोई रास्ता निकलता है कि चुनाव आयोग विपक्षी दलों की जो आपत्तियां हैं, जो ऐतराज है, उनको का संज्ञान लेता है और उनको एडजस्ट करता है, उनके हिसाब से संशोधित करता है अपनी प्रक्रिया में, और फिर राज्य सरकारें सहयोग करती है, तो ये समस्या नहीं होगी। तो ये अब चुनाव आयोग को देखना है कि वो देश में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न की तरफ बढ़ता है या उस संवैधानिक संकट को के निवारण, उससे बचने के उपाय करता है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसलिए मुझे लगता है कि एसआईआर का मुद्दा आने वाले दिनों में देश की राजनीति का एक बड़ा केंद्रीय मुद्दा बनने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विरोध जी, आपने बहुत बेहतरीन विश्लेषण किया। आपके विश्लेषण नई परख के दर्शकों को बहुत पसंद आते हैं। बड़े पैमाने पर लोग आपका विश्लेषण सुनते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और हमारी कोशिश होती है उन प्रतिक्रियाओं की रोशनी में हम अपने कार्यक्रमों को, अपने विमर्शों को, अपनी बहसों को, अपने साक्षात्कारों को और बेहतर बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नई परख पर हम एक बार फिर किसी दिन आपका स्वागत करेंगे। नमस्कार।